तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की चर्चा करने वाले हैं। तो आज देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ और किन-किन विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित क्या-क्या विचार दिए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। ये सभ्यता का पतन आज हम लोग देख रहे हैं। सभ्यता का पतन। हमने आज तक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जिन स्रोतों का उपयोग किया है वही स्रोत आज भी रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में। वो हमने जैसा कि बताया है वो है दृष्टि का नोट्स है और महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक है, मनोहर पांडे की पुस्तक है, एस के पांडे की पुस्तक है और अलग से हमारा अपना खुद का एक नोट्स है। तो जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम कालक्रम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता इस सभ्यता का कालक्रम अगर इस सभ्यता का हम देखते हैं तो कालक्रम के संदर्भ में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसका टाइम पीरियड बताया हुआ है, लेकिन जो कार्बन डेटिंग के आधार पे जो कालक्रम की बात होती है वो होती है 2350 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बात होती है। कार्बन डेटिंग में 2300 से 1750 या 2350 से 1750 ईसा पूर्व की बात होती है। 23, 22, 21, 600 लगभग 600 650 साल तक ये सभ्यता चली। जैसे ही हम ये कहते हैं कि लगभग 600 साल तक ये सभ्यता चली, 600 वर्ष तक यह सभ्यता विद्यमान रही। जैसे ही हम लोग कहते हैं कि ये सभ्यता लगभग 600 या 650 वर्ष तक विद्यमान रही, इसका मतलब ये है कि 600 वर्ष के बाद ये सभ्यता का पतन हुआ या समाप्त हो गया या अस्तित्व विहीन हो गया। तो हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि 600 वर्ष तक रहा ये सभ्यता, उसके बाद ये सभ्यता कहाँ चली गई, कैसे चली गई, इसका समाप्ति कैसे हो गया, इसका पतन कैसे हुआ। अगर हम एक बार पतन की ओर नजर डालें कि हम पतन के संदर्भ में क्या ले रहे हैं, तो किसी भी सभ्यता के पतन का अर्थ होता है उस सभ्यता की विशेषताओं का पतन होना। पतन का अर्थ हम लोग लेंगे किसी भी सभ्यता के पतन से तात्पर्य है उस सभ्यता के विशेषताओं का ह्रास होना। अगर हम कह रहे हैं कि इस सभ्यता का पतन हुआ, तो दरअसल हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि इस सभ्यता में किस चीज का पतन हुआ, तो हम कहेंगे कि इस सभ्यता में इस सभ्यता के विशेषताओं का पतन हुआ। अगर हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, तो हम कहेंगे कि किस चीज का पतन हुआ, 1750 ईसा पूर्व में किस चीज का पतन हुआ। तो जो जवाब निकल के आता है वो ये है कि उस सभ्यता की विशेषताओं का पतन हुआ।
और जब हम कहते हैं कि उस सभ्यता की विशेषताओं का पतन हुआ, तो वो सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? तो उस सभ्यता की महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी, सभ्यता की जो सर्व महत्वपूर्ण विशेषता थी वो वहां की नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय व्यवस्था थी वहां की, नगरीय व्यवस्था, वहां की विशेषता जल निकासी व्यवस्था, वहां की सामाजिक व्यवस्था, वहां की धार्मिक व्यवस्था, वहां की आर्थिक व्यवस्था, वहां का लिपि, वहां के मनोरंजन, कृषि, पशुपालन, कला, शिल्प, लिपि, लिपि हमने देख लिया है, कला, शिल्प आदि। ये सभी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हम देखते हैं। ये विशेषताएं हैं वहां की नगरीय व्यवस्था, वहां की जल निकासी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक, आर्थिक, लिपि वहां का मनोरंजन, वहां के लोगों का, वहां सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि, सिंधु घाटी की सभ्यता का पशुपालन, सिंधु घाटी सभ्यता का कला और सिंधु घाटी सभ्यता का जो शिल्प आदि है, ये विशेषताएं रही वहां की। तो अगर हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो दरअसल हम इन्हीं विशेषताओं के ह्रास की बात कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि नगरीय व्यवस्था जो थी वहां की समाप्त हो गई, खत्म हो गई, या नगरीय व्यवस्था में इस प्रकार से बदलाव आया, या नेगेटिव बदलाव आया, या नकारात्मक तरह से बदलाव आया। जल निकासी व्यवस्था में भी वहां पे नकारात्मक बदलाव आया, परिवर्तन हुआ सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में। वहां की लिपि में लिपि समाप्त हो गई, वहां जिस प्रकार से लोग मनोरंजन के साधन थे, मनोरंजन के साधन विलुप्त हो गए। कृषि, पशुपालन, कला, इन सब का ह्रास हुआ। तो दरअसल अगर हम ये कह रहे होते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो पतन के संदर्भ में हम वहां की सभ्यता की विशेषताओं के पतन की बात कर रहे होते हैं। और जब विशेषताओं के पतन की बात कर रहे होते हैं, तो इन सभी विशेषताओं का पतन हुआ इस सभ्यता में, इस सभ्यता की इन सभी विशेषताओं का पतन हो गया। तो अगर आगे हम ये देखते हैं, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता अपने विस्तृत स्वरूप में लगभग 600 वर्षों तक चली, के आसपास सभ्यता के स्वरूप कुछ परिवर्तन आने लगा और ह्रास के तत्व दृष्टिगोचर होने लगे। ठीक है, वही बात है। वस्तुतः सभ्यता का उत्थान और पतन इतिहास की एक, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। अब सभ्यता के पतन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से पतन हुआ, और हमने कह दिया कि ये जो सभ्यता का पतन है इन सभी विशेषताओं का पतन है, और इन विशेषताओं का पतन किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में दो मत सामने निकल के आते हैं। एक है आकस्मिक मत पतन का सिद्धांत और क्रमिक पतन का सिद्धांत। दो मत सामने निकल कर आते हैं, ये हैं आकस्मिक आकस्मिक पतन का सिद्धांत और क्रमिक पतन का सिद्धांत।
आकस्मिक पतन का सिद्धांत, और दूसरा है क्रमिक पतन का सिद्धांत। अगर हम कह रहे हैं कि आकस्मिक पतन का सिद्धांत अगर हम देखें तो आकस्मिक पतन के सिद्धांत को भी असुविधा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। ये आकस्मिक पतन का सिद्धांत पहले ये हुआ कि आकस्मिक पतन से तात्पर्य ये है कि अचानक, आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक, अचानक या पतन तीव्र गति से हो गया, तीव्र गति से पतन, ये है जो हम आकस्मिक पतन की बात कर रहे हैं। तो आकस्मिक पतन के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो आकस्मिक पतन का अर्थ होता है कि अचानक या तेजी से इस सभ्यता का पतन हुआ। और इस सभ्यता का तेजी से पतन होना किस प्रकार से हो सकता है? सभ्यता का पतन तेजी से हो सकता है अगर कोई बाह्य आक्रमण हो, विदेशी आक्रमण या प्राकृतिक कारण। तो इस हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है, विदेशी आक्रमण और प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। आकस्मिक पतन के सिद्धांत को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। देखते हैं, पहला भाग जो है विदेशी आक्रमण है और दूसरा जो है वो प्राकृतिक आपदा है। विदेशी आक्रमण के संदर्भ में अगर आर्यों को देखा जाता है, आर्य अगर कोई भी विदेशी आक्रमण कहीं भी होता है तो वो आकस्मिक परिवर्तन को दर्शाता है, वहां पे आकस्मिक परिवर्तन लाता है या तेजी गति से वहां पे परिवर्तन लाता है। और वही प्राकृतिक आपदा भी कहीं भूकंप, बाढ़ या चक्रवात या किसी प्रकार का वो अकाल पड़ता है तो वहां पे भी अचानक से बदलाव देखने को मिलते हैं, वहां पे अचानक परिवर्तन, तीव्र गति से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये है अचानक परिवर्तन या तीव्र गति से परिवर्तन, इसको आकस्मिक पतन का सिद्धांत कहते हैं। और आकस्मिक पतन के सिद्धांत के अंतर्गत हम दो चीजों को देखते हैं, वो है विदेशी आक्रमण और प्राकृतिक आपदा। इसका जो विदेशी आक्रमण है, गार्डन चाइल्ड, मर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, इसके जो समर्थक हैं गार्डन चाइल्ड, मर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, ये इस जो ये सिद्धांत है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित, इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो जो विशेष समर्थक है वो है गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट और मर्टिमर व्हीलर। मर्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट इस सभ्यता के संदर्भ में जो पतन है और इस पतन के संदर्भ में जो सिद्धांत है आकस्मिक पतन का सिद्धांत, इसके समर्थक है। तो इसके समर्थक है, इसमें कहा गया है कि जैसे विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन में विदेशी आक्रमणकारियों को उत्तरदायी ठहराया है। इस संदर्भ में मर्टिमर व्हीलर का कहना है आर्य आक्रमण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। इस मत के पक्ष में जो पहला हम लोगों का मत है उसके पक्ष में ये तर्क क्या देते हैं, अब इनके तर्कों को देख लेते हैं कि ये किस आधार पे कहते हैं कि यहाँ पे आकस्मिक परिवर्तन हुआ। और ये कहने वाले हैं गार्डन चाइल्ड, मर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। ये सभी विद्वान आकस्मिक पतन के सिद्धांत को वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और इसके संदर्भ में ये
दो प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये साहित्यिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस मत के संदर्भ में इसको सिद्ध करने के लिए ये दो प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये पहला है साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा है ये पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य सभ्यता के पतन के संदर्भ में जो हमने दो मत देखे हैं, दो सिद्धांत देखे हैं, आकस्मिक पतन का सिद्धांत और क्रमिक पतन का सिद्धांत। तो जो आकस्मिक पतन का सिद्धांत है उसके अंतर्गत हमने दो चीजें देखी हैं, विदेशी आक्रमण और प्राकृतिक आपदा को हमने देखा है कि ये आकस्मिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। तो उस आकस्मिक परिवर्तन को समर्थन देने वाले ये गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट हैं। तो ये जो लोग हैं, ये तीनों समर्थक जो हैं, ये किस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो अपना मत है उस मत को सिद्ध करने के लिए, उस मत को सही साबित करने के लिए कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो वो साक्ष्य दो प्रकार के हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत ये सब कहते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो हम लोग साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत देखते हैं, अभी इसके बाद हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य को भी देखेंगे। ऋग्वेद में जो इंद्र हैं, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसमें ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये है पहला साहित्यिक साक्ष्य यहाँ का। जो साहित्यिक साक्ष्य दे रहे हैं मॉर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड, ये पहला साक्ष्य ये दे रहे हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन में आर्यों का आक्रमण रहा होगा। पुरंदर का अर्थ ये लोग होता है, ये लोग जो देते हैं वो ये है, पुरंदर का अर्थ होता है विनाशक। पुरंदर का अर्थ विनाशक होता है, या किलों का संहारक होता है, या नगरों का संहारक होता है। किसका विनाशक? ये किलों और नगरों का। किलों और नगरों का विनाशक होता है। तो इस प्रकार से देखें हम अगर, तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और पुरंदर का अर्थ होता है किलों का संहारक या नगरों को नाश करने वाला या नष्ट करने वाला। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो आर्य हैं, ये आर्यों के आक्रमण को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। जो मॉर्टिमर व्हीलर ये सब जो समर्थक है इस मत के, वो इसको बताते हैं कि यहाँ पे आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और आर्यों के आक्रमण से यहाँ पे आकस्मिक पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसके संदर्भ में ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसको ये लोग साक्ष्य मानते हैं और ये कहते हैं कि किलों व नगरों का विनाश करने वाला पुरंदर को कहा गया है। और इसलिए पुरंदर को यही जो इंद्र हैं, इंद्र जो विनाशक हैं, ये विनाश किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी की सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का
विनाश। ये इस संदर्भ में ये लोग लेते हैं कि इंद्र जो हैं या पुरंदर जो हैं वो सिंधु घाटी के सभ्यता के नगरों का विनाश किए होंगे, नष्ट किए होंगे, इन नगरों को ध्वस्त किए होंगे, तभी यहाँ पे इसको पुरंदर कहा गया है। आर्य जब भारत आए तो उनका देवता इंद्र था और इंद्र को पुरंदर कहा गया, और इसलिए पुरंदर कहा गया क्योंकि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का नाश किया, यहाँ के नगरों को नष्ट किया। इसके बाद जो अगली बात कहते हैं, ये ऋग्वेद में हर यूपिया शब्द का उल्लेख है जिसकी पहचान हड़प्पा के रूप में की गई है और इसे इंद्र द्वारा नष्ट किया गया है। ऋग्वेद में हर यूपिया शब्द का प्रयोग हुआ है। हर यूपिया ऋग्वेद में हर यूपिया शब्द का प्रयोग है जिसका संबंध हड़प्पा से लगाया जाता है। और हर यूपिया का नाश करने वाले इंद्र थे और इंद्र आर्यों के देवता हैं। अतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे आर्यों का आक्रमण है। आक्रमण है। ये है दूसरा इन लोगों का। ये जो दूसरा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं वो ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद में ये दूसरी लाइन जो है, ऋग्वेद में एक शब्द प्रयोग किया गया है वो हरियूपिया है, और हरियूपिया का नाश किया था इंद्र ने। हरियूपिया के किलों का, हरियूपिया के नगरों का विनाश इंद्र ने किया था। तो हरियूपिया का जो संबंध है इससे हड़प्पा नामक पूरा स्थल से लिया गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और ये नगरीय विशेषता वाला स्थल है। और यहाँ इस हरियूपिया का नाश करने वाले इंद्र थे, और चूंकि इंद्र आर्यों के देवता थे तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि आर्यों के आगमन पे ही या आर्यों के आक्रमण से ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ या पतन हुआ। तो ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का प्रयोग है जिसका संबंध हड़प्पा से लगाया जाता है, और हरियूपिया नाश करने वाले इंद्र थे और इंद्र आर्यों के देवता है। अतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे आर्यों का आक्रमण है। ये बात कह के प्रूव करते हैं। इसके बाद ऋग्वेद में नारमिनी नामक शब्द का उल्लेख है। अब नारमिनी देखते हैं। ऋग्वेद में नारमिनी नामक शब्द का उल्लेख है।
ऋग्वेद में नारमेनी नामक शब्द का उल्लेख है, जिसका संबंध मोहनजोदड़ो से लगाया गया है। जो ऋग्वेद है इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है नार्मेनिया, जिसकी पहचान मोहनजोदड़ो से की गई है। इसे आर्यों द्वारा नष्ट किया गया है। तो इसको हरयुपिया का संबंध जो नार्मेनी है, इसका संबंध मोहनजोदड़ो से लगाया जाता है, और उसमें ये लिखा है मोहनजोदड़ो से लगाया जाता है, और इस हरयुपिया का नष्ट आर्यों द्वारा किया गया था। अब ऋग्वेद में कहा जा रहा है कि एक क्षेत्र है हरयुपिया, और उसका नष्ट हम लोगों ने किया, आर्यों ने उसका नष्ट किया हरयुपिया का। ऋग्वेद में ये कहा जा रहा है। तो इस हरयुपिया शब्द का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वो विद्वान मोहनजोदड़ो से लेते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो ऋग्वेद में हरयुपिया शब्द है, ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो हरयुपिया का नाश करने वाले ऋग्वेद ये आर्य लोग थे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मोहनजोदड़ो को नष्ट करने वाले आर्य लोग थे। तो इस बात से भी ये स्पष्ट करते हैं, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे का जो कारण है, वो है आर्यों का आगमन, या आर्यों का आक्रमण, या विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण चूंकि आकस्मिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, या आकस्मिक पतन के अंतर्गत आता है, इसलिए जो आर्यों का आक्रमण है ये आकस्मिक पतन के अंतर्गत आएगा। तो अब अगले जो साक्ष्य के आधार पर देते हैं, ऋग्वेद में यातुमती का उल्लेख है, और यातुमती का उल्लेख है जिसका अर्थ है बुरी आत्माओं के निवास वाला क्षेत्र, जिसे आर्यों द्वारा नष्ट किए जाने का उल्लेख है। यातुमती का जो उल्लेख है ऋग्वेद में, एक और शब्द को ये लोग लेकर आते हैं साक्ष्य के आधार पे, यातुमती। ये जो यातुमती है, यातुमती, इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है यातुमती का। इसका अर्थ है बुरी आत्माओं के निवास वाला क्षेत्र। इसका जो अर्थ निकालते हैं, निकल के आता है, वो है बुरी आत्माओं के निवास वाला क्षेत्र। निवास वाला क्षेत्र। और ये जो बुरी आत्माओं के निवास वाला क्षेत्र है, इसका नष्ट किया आर्यों ने। ये है जो साक्ष्य के आधार पे, जो सबूत के तौर पे प्रस्तुत करते हैं, ये इस मत को समर्थन देने वाले विद्वान ये कहते हैं कि ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है यातुमती, और इस शब्द का जो मतलब निकलता है, जो अर्थ निकलता है, अर्थ लेते हैं, ये कहते हैं कि जो यातुमती है ये बुरी आत्माओं वाला एक क्षेत्र है,
बुरी आत्माओं वाला क्षेत्र है और इसका विनाश करने का जो श्रेय जाता है वो आर्यों को जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो इस मत को समर्थन करने वाले विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि ये जो बुरी आत्माओं वाला क्षेत्र जो आर्यों ने कहा है, अपने ऋग्वेद में जो प्रयोग किया है इस शब्द का, ये बुरी आत्माओं वाला क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता ही रहा होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता वाला क्षेत्र ही रहा होगा बुरी आत्माओं का क्षेत्र, और उसको विनाश करने वाले आर्य थे। इसलिए उनकी बात सिद्ध होती है। वो कहते, इसलिए वो अपनी बात इस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि चूंकि यातुमती बुरी आत्माओं के निवास वाला क्षेत्र है, और ये बुरी आत्माओं के निवास वाला जो क्षेत्र है यही वो क्षेत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। हड़प्पाई क्षेत्र, ये हड़प्पाई क्षेत्र ही है बुरी आत्माओं के निवास वाला क्षेत्र। हड़प्पाई क्षेत्र है, या हड़प्पाई क्षेत्र कहे या बुरी आत्माओं के निवास वाला क्षेत्र कहे, ऋग्वेद के हिसाब से। तो अगर हम कहते हैं कि बुरी आत्माओं वाले क्षेत्र को जो नष्ट करने वाले हैं वो आर्य हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा क्षेत्र को जो नष्ट करने वाले लोग हैं वो आर्य ही हैं। इस प्रकार से विदेशी आक्रमण का जो मत है वो इस प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद अगला जो स्रोत हम लोगों का है, जो वो विद्वान जो मॉर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, गार्डनसाइड जैसे विद्वान प्रस्तुत करते हैं अगला साक्ष्य के रूप में, वो पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के संदर्भ में ये लोग क्या प्रस्तुत करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत ये लोग मोहनजोदड़ो से 38 नर कंकाल मिले हैं। कुछ कंकालों पर पहने अस्त्र के घाव के निशान दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो से 38 नर कंकाल मिले हैं। नर कंकाल प्राप्त, और कुछ पर अस्त्र के निशान मिले हैं। ये बताते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो पुरास्थल से एक जगह से 38 नरकंकाल मिले हैं, और जिस पे अस्त्र के घाव के निशान दिखाई देते हैं। एक सार्वजनिक कुएं वाले कमरे में 4 कंकाल मिले हैं, जिनमें 2 मांगने की मुद्रा में सीढ़ियों पर खड़े हैं, तथा कुछ मकान के बाहर मिले। तो एक सार्वजनिक कुएं वाले कमरे में 4 नरकंकाल मिले हैं। एक सार्वजनिक कुएं वाले कमरे में 17 नरकंकाल मिले हैं। नरकंकाल मिले हैं। ये है दूसरा तथ्य। इसके बाद जो नाल और डावरकोट में हिंसा के साक्ष्य मिले हैं। नाल व डावरकोट में हिंसा के साक्ष्य मिले हैं। ये नाल और डावरकोट सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित संबंधित पुरास्थल है। यहाँ से हिंसा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसको भी ये लोग सबूत के आधार पे लेते हैं।
व्हीलर का मानना है कि 1700 बीसी के आसपास मोहनजोदड़ो पर अचानक आर्यों का आक्रमण हुआ, नरसंहार हुआ, लोग मारे गए और बस्ती उजाड़ हो गई। इस संदर्भ में कहा कि ईरान से बढ़ते हुए आर्य भारत आए और सप्त संधव प्रदेश में बसे बसे। वहां सिंध निवासियों से संपर्क हुआ। घोड़ों एवं रथों के प्रयोग से दुर्ग को नष्ट किया गया। ये कहते हैं मर्टिमर व्हीलर। इनका कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का डेट है, उस डेट को ये लेते हैं और कहते हैं कि इसी के आसपास मोहनजोदड़ो पर अचानक आर्यों का आक्रमण हुआ। मोहनजोदड़ो पे अचानक आर्यों का आक्रमण हुआ और वहां पे आक्रमण के दौरान वहां पे भारी मात्रा में नरसंहार किया गया और इस नरसंहार में मोहनजोदड़ो के काफी लोग मारे गए। और लेकिन मिला है 38 नरकंकाल एक साथ मिला है। ये कहते हैं कि ईरान से आगे बढ़ते हुए ये भारत की तरफ आते हैं और मोहनजोदड़ो के संपर्क में आते हैं और यहाँ पे ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से भिड़ते हैं और यहाँ पे नरकंकाल जैसी घटना को अंजाम देते हैं। तो मोहनजोदड़ो पर अचानक आक्रमण हुआ, नरसंहार हुआ, लोग मारे गए, बस्तियां उजड़ गई, इस प्रकार से ये बताते हैं। अब ये मोहनजोदड़ो से 38 नरकंकाल को ये साक्ष्य के तौर पे लेते हैं कि यहाँ से 38 नरकंकाल प्राप्त होने की वजह से ये कहते हैं कि यहाँ पे सामूहिक नरसंहार हुआ और यहाँ पे इतने लोग मारे गए और बस्तियां भी यहाँ की ध्वस्त की गई। कुछ पर अस्त्र के निशान मिले हैं। इससे ये मानते हैं कि वहां पे आक्रमण ही हुआ था, क्योंकि वहां के हड्डियों पे, वहां के लोगों के हड्डियों पे अस्त्रों के निशान है, वहां के अस्त्रों के घाव हैं। इस आधार पे ये लोग कहते हैं कि आक्रमण निश्चित रूप से हुआ होगा और ये आक्रमण था आर्यों का। उसके बाद एक सार्वजनिक कुएं वाले कमरे में 17 नरकंकाल मिले हैं। इसको ये लोग साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य के तौर पे मानते हैं। ये कहते हैं कि जो 17 नरकंकाल एक साथ मिले हैं, यहाँ पे भी आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और 17 लोग एक साथ मारे गए। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। नाल व डाबरकोट एक पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। यहाँ पे हिंसा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे भी नरकंकाल, यहाँ से भी हिंसा के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों और शहरों का पतन होता है आर्यों के आक्रमण से। अब हम लोग जो ये मर्टिमर व्हीलर हैं, ये मर्टिमर व्हीलर का कथन है। ये बताते हैं कि जो आर्य लोग हैं वो ईरान से आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए भारत की ओर आते हैं और इसी क्रम में इनका मुलाकात होता है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के लोगों से। यहाँ पे वो लोग हथियार बद्ध होते हैं, हथियारों से सुसज्जित होते हैं और यहाँ पे मोहनजोदड़ो के लोगों से उनका जो भिड़ंत होता है, उसमें मोहनजोदड़ो के लोग मारे जाते हैं, वहां की बस्तियां नष्ट की जाती हैं आर्यों द्वारा। और इसी क्रम में वो इसका साक्ष्य देते हैं, ये देते हैं कि 38 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो आर्यों का आगमन 1700 ईसा पूर्व, जो व्हीलर का उपयोग मत है, उसको त्रुटिपूर्ण माना जाता है। व्हीलर के मत का खंडन, व्हीलर के मत का खंडन करें तो ये कहा जाएगा कि जो आर्यों का आगमन है, आर्यों का आगमन 1700 ईसा पूर्व नहीं हुआ था। पहली बात तो ये, जो आर्यों का आगमन है 1700 ईसा पूर्व नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कार्बन डेटिंग के अनुसार भारत में आर्यों का प्रवेश 1500 बीसी माना गया है। क्योंकि आर्यों का आगमन कार्बन डेटिंग के अनुसार, क्योंकि कार्बन डेटिंग के अनुसार आर्यों का आगमन
आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व माना गया है। अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1700 ईसा पूर्व माना जा रहा है, 1700 या 1750 ईसा पूर्व माना जा रहा है, लगभग 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जा रहा है और आर्यों का आगमन होता है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। लगभग 200 वर्षों का अंतर है आर्यों के आगमन में और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1700 ईसा पूर्व में होता है और उसके 200 वर्ष बाद आर्यों का आगमन होता है, तो इस प्रकार से मॉर्टिमर व्हीलर का मत इस प्रकार से खंडित होता है कि अगर आर्यों का आगमन होता है 1500 ईसा पूर्व में, 2 साल बाद, 2 साल पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका होता है। जब तक आर्यों का आगमन यहाँ पे होता है, जब तक आर्य यहाँ पे आते हैं, तब तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुए 200 वर्ष बीत गए होते हैं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्यों का हाथ नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या 41,000 थी। अब दूसरी प्रकार से जो मॉर्टिमर व्हीलर है, इनके मत का खंडन ये होता है कि मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या 41,000 थी। मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या 41,000 थी और इस 41,000 जनसंख्या में से अगर 38 लोग मारे जाते हैं तो इस हिसाब से सिंधु घाटी, इस हिसाब से इस मोहनजोदड़ो का पतन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, 38 नरकंकाल मिलने से किसी बड़े नरसंहार की संकल्पना नहीं की जा सकती है। सभी नरकंकालों पर हथियार के निशान नहीं मिलते हैं, सभी नरकंकाल एक ही काल के भी नहीं हैं। दूसरी बात जो है, सभी नरकंकाल एक ही काल के नहीं है और सभी नरकंकाल एक ही काल के नहीं हैं और सभी नरकंकाल पर घाव के निशान नहीं है। घाव के निशान नहीं है। यह है इनके मत का खंडन। जो मोहनजोदड़ो है उसकी जनसंख्या है, अनुमानित जनसंख्या जो है वो 41,000 है और इस 41,000 जनसंख्या में से अगर 38 लोग मारे जाते हैं, 38 लोगों का संहार होता है, तो इस 38 लोगों के मारे जाने से इस सभ्यता का पतन हो जाए या मोहनजोदड़ो ही नष्ट हो जाए, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो आर्यों का आक्रमण था या 38 नरकंकाल को हम लोग इसमें सबूत के तौर पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, सभी नरकंकाल एक ही काल के नहीं हैं। तो वो जो सभी नरकंकाल, जो 38 नरकंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से, जो मॉर्टिमर व्हीलर उसको साक्ष्य के रूप में ले रहे हैं, वो सभी नरकंकाल एक ही काल के नहीं हैं, वो अलग अलग काल के हैं। और तीसरी बात जो है, वो वहां पे मिले सभी नरकंकालों पे घाव के निशान नहीं है। दूसरी बात, और एक बात और कि यहाँ पे अगर किसी बाह्य आक्रमण होता किसी प्रकार का, तो यहाँ पे शस्त्रों या जो अस्त्र हैं
अस्त्र शस्त्र भी कहीं पे या किसी प्रकार से अस्त्रों या शस्त्रों का भी निशान देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार के निशान कहीं देखने को नहीं मिलती हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। इसके बाद आर्यों से संबंध वस्तु जैसे तलवार, रथ का स्पष्ट साक्ष्य इन क्षेत्रों से नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हाल के सैंधव और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आर्य आक्रमण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात यह कि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता की निरंतरता के तत्व विद्यमान है। 1750 बीसी में इसकी शहरी व्यवस्था का पतन हुआ तथा शेष निरंतरता में रहा। अतः विदेशी आक्रमण और सभ्यता के पूर्ण रूप से नष्ट होने की स्थिति में तत्व की निरंतरता नहीं मानी जा सकती। ये कहते हैं कि आर्यों के संबंध में जो आर्यों से संबंधित हथियार जो थे यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। आर्यों से संबंधित हथियार ये तलवार, इसके साक्ष्य वहां से नहीं मिलते हैं। जो आर्य जिस हथियार का प्रयोग किया करते थे वो तलवार था। अगर आर्य आक्रमण करते यहाँ पे तो आक्रमण करके यहाँ पे चूंकि रह ही गए थे, अगर बाहर से आए थे ऐसा था तो, हालांकि इस बात पे चर्चा होती है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहीं के मूल निवासी थे, तब तो ये इतिहास पूरी तरह से बदलना पड़ेगा कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि वो यहीं के थे ही। और दूसरी बात, जो आर्यों का मुख्य हथियार था तलवार, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो इस प्रकार से हम सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारणों में विदेशी आक्रमण या फिर आर्यों के आक्रमण को हम लोग नहीं मान सकते, ये मानना तर्कसंगत नहीं होगा। इसके बाद जो है हाल के शोधों से पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आर्य आक्रमण को उत्तरदायी ठहराना तर्कसंगत नहीं होगा, ये है। और फिर सिंधु घाटी, अगर आर्यों का आक्रमण होता या अचानक से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता, वहां की विशेषताओं का पतन होता, तो वहां की विशेषताओं की जो निरंतरता है वो निरंतरता समाप्त हो गई होती। क्योंकि ये निरंतरता अभी तक बनी हुई है, हम आगे तक क्या, अभी तक, अब तक आधुनिक काल में भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो तत्व है, वहां की जो विशेषताएं हैं, वहां की देवता, वहां की पूजा पाठ करने का प्रक्रिया, ये सब निरंतर रूप से अभी तक चला आ रहा है। तो वो निरंतरता समाप्त हो गई होती अगर बाह्य आक्रमण किसी भी प्रकार का हुआ होता और अचानक से पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई होती। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के पीछे का कारण है वो आर्यों का आक्रमण तर्कसंगत नहीं हो सकता। इसके बाद जो प्राकृतिक कारण हम लोग लेते हैं, प्राकृतिक आपदा जो है दूसरा कारण है आकस्मिक परिवर्तन के पीछे, आकस्मिक परिवर्तन के अंतर्गत जो दूसरा है वो है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक आपदा। अब हम लोग दूसरा जो संदर्भ है वो है प्राकृतिक आपदा। 10-15 मिनट और टाइम बचा है, उसी में जो हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो बचा रह जाएगा वो अगली क्लास में, और संभवतः अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी पतन हो जाएगा। तो अगला जो कारण है प्राकृतिक कारण है, जो हम लोगों ने देखा था दूसरा आकस्मिक कारण में प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारणों में जो समर्थक हैं ये इसमें है कि किसी भी सभ्यता का स्वरूप निर्धारण उस सभ्यता के
निजी विशेषताओं के आलोक में किया जाता है। सिंधु सभ्यता की तमाम विशेषताओं को देखने के बाद उसका बहुआयामी स्वरूप दिखाई पड़ता है। देशी सभ्यता, विस्तृत सभ्यता, बहुप्रजातीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, शांतिमूलक सभ्यता, घाटी की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सब देखने को प्राप्त होता है। तो जो पहला सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में प्राकृतिक कारण के अंतर्गत लिया जा रहा है वो बाढ़ से पतन। मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो और लोथल जैसे नगर बार बार आने वाली बाढ़ के कारण नष्ट हो गए। इस मत के प्रतिपादक मार्शल माइके एवं आर एस राव, सर जॉन मार्शल और सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट माइके, एस आर राव। एस आर राव, अर्नेस्ट मैके, व सर जॉन मार्शल। ये जो विद्वान हैं ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ की वजह से, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के पीछे वहां पर आने वाली बार बार आने वाली बाढ़ है। बार बार आने वाली बाढ़ है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पीछे सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के पीछे का कारण वहां पर बार बार आने वाली बाढ़ है। तो एस आर राव, अर्नेस्ट मैकी व सर जॉन मार्शल का ये मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन जो हुआ है वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में बार बार आने वाली बाढ़ वहां के पतन का कारण है। तो इस प्रकार से अर्नेस्ट मैकी, सर जॉन मार्शल और एस आर राव कहते हैं। ये कहते हैं कि जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो और लोथल, ये बात करते हैं मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो व लोथल। यहां से अगर हम देखें तो बाढ़ के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ के साक्ष्य हमें किस पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं? तो बाढ़ के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो और लोथल। इन्हीं तीन पुरा स्थलों को आधार लेते हुए, इन तीन पुरा स्थलों को आधार के रूप में लेते हुए अर्नेस्ट मैके, एस आर राव और सर जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार से इन जगहों पे बार बार आने वाली बाढ़ ने इस सभ्यता के पतन को निर्धारित किया। ये किसी सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे ये बाढ़ को कारण मानते हैं। इसके बाद नदी मार्ग में परिवर्तन। इसके बाद जो अगला प्राकृतिक कारण है वो है नदी मार्ग में परिवर्तन। अगला जो कारण है वो है नदी के मार्ग में परिवर्तन।
जो आकस्मिक पतन के सिद्धांत के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि प्राकृतिक कारण भी रहा होगा या विदेशी आक्रमण का कारण। उसको हमने देख लिया, प्राकृतिक कारण के अंतर्गत हमने पहले बाढ़ को देखा। बाढ़ के आने से ये RSR राव, अर्नेस्ट मैके, सर जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो चन्हुदड़ो है, चन्हुदड़ो और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे शहरों में बार बार आने वाली बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हुआ। इसके बाद जो अगला कारण होता है वो नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से इस सभ्यता के पतन का निर्धारण होता है। तो भौगोलिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता अति विस्तृत थी। इसका क्षेत्र मिस्र, मेसोपोटामिया से 3 गुना था, ये हम लोग जानते हैं। कालक्रम की दृष्टि से भी सभ्यता दीर्घकालीन थी, ये भी हम लोग जानते हैं। और पूर्ववर्ती काल से सिंधु घाटी सभ्यता की, ये खुल गया है दूसरा पेज। ये हम देखते हैं कि इस जो नदी मार्ग में परिवर्तन है MS वत्स के अनुसार, ये MS वत्स जो इसको जो बताते हैं MS वत्स बताते हैं, MS वत्स। तो अगर हम पूछें या हम कहें कि नदी के मार्ग में परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण कौन बताते हैं, तो MS वत्स। MS वत्स एक विद्वान है, इतिहासकार हैं, वो बताते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है वो नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण हुआ है। ये कहते हैं कि रावी नदी की धारा में परिवर्तन से हड़प्पा नगर का पतन हो गया। डेल्स के अनुसार घग्गर नदी के मार्ग में बदलने से कालीबंगा का पतन हो गया। इन नदियों के मार्ग परिवर्तन से नगरों की दृष्टि समृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ा। ये MS वत्स हैं, ये जो जिस नदी के मार्ग के परिवर्तन की बात करते हैं, ये रावी नदी के मार्ग की परिवर्तन की बात करते हैं। ये रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन, ये कहते हैं कि रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो पतन की ओर उन्मुख हुई। तो उसके बाद अगले जो विद्वान हैं, नदी मार्ग में परिवर्तन से हड़प्पा नगर का पतन हुआ और डेल्स के अनुसार घग्गर नदी के मार्ग में कालीबंगा का परिवर्तन हुआ। जो डेल्स हैं, एक विद्वान है, वो है डेल्स। ये कहते हैं कि यहां से घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन। डेल्स महोदय बताते हैं कि घग्गर नदी में परिवर्तन होता है, यहाँ के मार्ग में परिवर्तन होता है तो कालीबंगा का पतन होता है। कालीबंगा का पतन। ये डेल्स महोदय बताते हैं कि घग्गर नदी जब घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन होता है तो कालीबंगा का पतन हुआ और रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन से हड़प्पा नगर का पतन हुआ और इसी 2 नगरों के पतन से नगरों की समृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ा और ये सब नष्ट हो गए। ये यहां से हड़प्पा नगर का पतन। ये देखें, अब नदी के मार्ग में परिवर्तन को कारण बताया जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे। कहा जा रहा है MS वत्स द्वारा, ये कहा जा रहा है कि जो रावी नदी है, रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन होता है तो वहां की जो व्यवस्था है, वहां की व्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से। नदी का मार्ग अपना रुख बदलती है तो हड़प्पा नगर का पतन होता है। जो रावी नदी है अपना रुख बदलती है
तो उस आधार पे या उसके कारण होता है पतन हड़प्पा नगर का। और घग्गर नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है तो कालीबंगा का पतन होता है, ऐसा कहते हैं डेल्स। तो इन नदियों द्वारा मार्ग बदले जाने से वहां की व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां की आर्थिक स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां के जीवनचर्या में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से अचानक प्रतिकूल प्रभाव के कारण वहां की सभ्यता प्रभावित होती है और धीरे धीरे पतनोन्मुख होती है और हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। इस प्रकार से हम इन दोनों विद्वानों को देख लिए हैं, एम एस वत्स और डेल्स। अब चूंकि टाइम हो गया है तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और कुछ जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के पीछे के जो कारण है वो रह जाते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।